अंशु। A very good afternoon and a very warm welcome to our guests and panelists. मैं इस प्रोग्राम के दौरान हिंदी में भी बात करूंगी and I will also speak in English. हमारा जो आज का डिस्कशन है वो है मदरहुड एंड प्रोफेशनलिज्म, अ वंडरफुल साइनर्जी। हमारे साथ हमारे 4 प्यारे पैनलिस्ट हैं जिनको मैंने अभी आपसे मिलवाया था, और जैसे जैसे डिस्कशन प्रोसीड होता है मैं उनका आपको थोड़ा विस्तार से परिचय भी दूंगी। ये टॉपिक हमने किस लिए चुना है? मदरहुड जो है ये बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज इसके बगैर हम यहाँ होते नहीं। लेकिन इसके अजीब बात है कि इसके 2 पहलू हैं। जब हम छोटे बच्चे के नजरिए से देखते हैं, सो हमारी माँ सब कुछ कर सकती है, चाहे कोई कठिन से कठिन प्रॉब्लम हो। जब हम अपनी माँ के पास जाते हैं, हमें अंदर विश्वास होता है कि वो हर चीज को फिक्स कर देंगी। इनफैक्ट देयर इज समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट आवर ट्रस्ट इन आवर मदर। और दूसरी तरफ अगर हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं एंड हम देखते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की दुनिया में जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वहां पे ये मदरहुड जो है वो थोड़ा सा अजीब सा लोगों को झिझक होता है। कुछ तो औरतों में भी झिझक होती है कि हम अच्छी माँ कैसे बनेंगे और साथ साथ में अच्छा काम कैसे करेंगे। कुछ एम्प्लॉयर्स को भी झिझक होती है कि भाई मदर है, पता नहीं पूरी तरह पूरा ध्यान देंगी अपने काम में, उनका सोच बच्चों को तो नहीं होगा। थोड़े से इट डजंट इंस्पायर सो मच कॉन्फिडेंस। एंड क्योंकि ये एटीट्यूड रहा है अबाउट विमेन एज प्रोफेशनल्स, तो शायद आपको सुन के हैरानी होगी, शायद नहीं भी हो, कि इंडिया में जो विमेन इन द वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो दुनिया में सबसे कम है। इट इज ओनली 26%, जबकि वर्ल्ड एवरेज है 48%। एंड इसके खैर कई कारण है, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस इज मदरहुड। ये मदरहुड को लेके जो लोगों के मन में भय है कि समहाउ शी विल नॉट बी अ गुड प्रोफेशनल। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, अगर वो चाहते हैं उनसे बोला जाए कि किसी तरह हम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें, तो अधिकतर वो क्या करते हैं कि मैटरनिटी लीव इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले जैसे 12 हफ्ते होता था, अब 26 हफ्ते हो गया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, और माँ होने का दायित्व जो होता है दैट इज अ लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये एक किसी तरह की गलत फहमी है कि जो, क्योंकि जो वही माँ जो एक समय सब चीज हमारे लिए फिक्स कर देती थी, इतनी विश्वसनीय थी, इतनी केपेबल थी, अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उनका तो एक्सपीरियंस और भी बढ़ता जा रहा है, वो और भी केपेबल होती हैं। और विश्वसनीय तो शुरू से थी, शी वाज वेरी ट्रस्टवर्दी। तो फिर हमारा सिर्फ क्या बदला है, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया बदला है। सो अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनसे बात करेंगे, और वो हमें दिखाएंगे सबको कि कितने आराम से हमारा काम भी और हमारा माँ होने का दायित्व भी है, जो इतने खुशी से, इतने अच्छे संतुलन के साथ आगे बढ़ता रहता है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पैनलिस्ट मिसेस अंशु शाही से परिचय कराऊंगी। ये एक टीचर रही हैं। शी हैज हैड अ वेरी इलस्ट्रियस करियर फॉर 32 years, और एक आर्मी का बहुत विख्यात स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल, उसकी प्रिंसिपल रिटायर होके चुकी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको पढ़ाया और फिर आप कहीं गए और वो कहीं गई, ये तो आजीवन अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में रहती हैं, और इन्होंने हमें बहुत अच्छे वैल्यूज दिए हैं। और इसी को लेके जब ये रिटायर हुई, अब यही वैल्यूज ये और भी बच्चों को देना चाह रही, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, Ayur Gyan Nyas. And what Ayur Gyan Nyas does is that it imparts moral science and ethics to the school curriculum, so that children grow up not only with knowledge but with excellent values also. And जहाँ तक मेरा पर्सनल वो है कि मेरा डॉक्टर बनने का श्रेय भी मैं काफी हद तक इन्हें दूंगी, बिकॉज ये मेरी बायोलॉजी टीचर रही हैं। तो अब हम इनसे सुनते हैं कि मैम प्लीज लेट अस नो that how you've been a mother, and in fact वो कहते हैं कि टीचर
तो एक तरह की सेकंड माँ होती है, तो पूरे वक्त आपको टीचर और माँ तो पूरे मीनिंग हर पल होना पड़ता है लिटरली। तो आप हमें बताइए हाउ बीइंग अ मदर has actually enhanced your capabilities as a teacher, as a principal, in different ways. Over to you, ma'am. Thank you, Anjali, and you gave a very nice introduction of mine. Thank you so much for that. So I was a very young mother. I got married very early, so at 19 and a half, and at 23, I was having 2 children. So जो मेरा एक्सपीरियंस था मदरहुड का बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गया, और मैंने पढ़ाना जो था, क्योंकि जब मैंने एमएससी करा उस टाइम मैं बीएड नहीं थी, क्योंकि मैंने बीएड थोड़ा सा देर में करा, इसलिए मैंने पढ़ाना 5-6 साल के बाद शुरू करा। आई वाज अराउंड 26 इयर्स ऑफ एज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और ये लोग सब मेरे पहले बैच, शुरू के बैच के हैं, अंजलि वगैरह। सो मुझको लगता है कि एक मदर जो होती है वो बहुत कंपैशनेट होती है, क्योंकि वो कंपैशन अपने बच्चे के होने की वजह से वो उसके अंदर वैसे ही, काफी गर्ल्स के अंदर वैसे ही होता है, और मदर होने के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो वो बहुत कंपैशनेट होती है, टॉलरेंट होती है, क्योंकि घर से बच्चों को पाल पाल के स्कूल में आ रही होती है, अनदर बिग फैमिली यू गेट। सो पेशेंट होती है, क्योंकि पेशेंस के बिना यू कांट रेयर योर चाइल्ड, बच्चे बड़े नहीं हो सकते, बच्चों के साथ बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। सो इसलिए जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो शायद वही सब चीजें साथ में आ गई एज अ मदर, एंड ये सब बच्चे आई बिकेम वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ देम, एंड ऑल्दो हमारी उम्र में बहुत फर्क नहीं था उस टाइम, लेकिन हम सब दोस्त की तरह रहे, और शायद आप जब दोस्त की तरह पढ़ाते हैं तो लर्निंग बेटर होती है, जो मैंने अब आगे बहुत रिसर्च करी तो और ज्यादा समझ में आ गया। सो इट वाज दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट फॉर्चुनेटली आई वाज इन अ प्रोफेशन जहाँ मुझे बच्चों से ही डील करना था। लेकिन जब अंजलि ने मुझे ये टॉपिक दिया और मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, तो आई वाज सो सरप्राइज कि इंडिया में क्यों इतनी कम लेडीज जो हैं काम करती हैं, और जो फॉर्मल सेक्टर है उसके अंदर खाली, जो अंजलि ने बताया अराउंड 25%, वो अब घट के 21.9% हो गया, जो रीसेंट स्टडीज बताती हैं। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत माएँ काम करती हैं, बहुत औरतें काम करती हैं, जैसे कि फार्म सेक्टर में, अगर आप गांव में रहते हैं तो खेती बाड़ी करते हैं, अगर शहर में भी रहते हैं तो ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे, घर की तरफ, और साथ में जो काम से थोड़ा पैसा कमाने वाली बात है, दोनों तरफ होती है। तो वो ऐसी जगह काम करना पसंद करती हैं, जैसे कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो उनको बच्चे को ले जाने दें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या वो ऐसी जगह जाती हैं कि जहाँ पे वो बच्चे को देख सकें। और मैंने देखा कि मैं एक फिल्म देख रही थी जिसमें उसने लेडीज ने कहा कि हम इसलिए, हमारे लिए सरकार ने आंगनवाड़ी बना दी, पर आंगनवाड़ी में तो 1 ही घंटा बच्चा जाता है। So the policy makers make policy like this, which is not very conducive to mothers. पर मदर्स जब काम पे जाती हैं तो ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि हम इतनी सारी चीजों के साथ जा रहे हैं, उनमें रेजिलियंस है, उनमें पेशेंस है, उनमें टॉलरेंस है, उनमें मल्टीटास्किंग की एबिलिटी। चाहे वो एक झुग्गी झोपड़ी वाली औरत हो, पढ़ी लिखी औरत हो, या कैसी भी माँ हो, उसमें मल्टीटास्किंग की, वो बेचारी पहले घर का काम खत्म करती है, काम पे जाती है, वापस आती है, फिर से घर का काम खत्म करती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों को जो भी कुछ चाहिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। सो मदर्स में बहुत रेजिलियंस भी होती है। सो ये सब क्वालिटीज मदर्स लेके जाती हैं अपने प्रोफेशनल वर्क में, जो भी तरीके का प्रोफेशन है। सो यू आर सीइंग यहाँ पे 4 मदर्स जो कि बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हुई हैं, एंड वी ऑल डिड try to do our best in our lives, and I think that ये मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतनी सारे वुमेन इन इंडिया काम नहीं कर पाती, और इतनी बड़ी वर्कफोर्स सिर्फ ये सोच के कि हम कैसे मैनेज करेंगे टाइप्स घर में बैठ जाते हैं। तो इसलिए अगर मुझसे पूछेगा कोई तो मैं जरूर कहूंगी, इसमें मैं एक स्टोरी छोटी सी शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं काम नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी मदर बन गई थी, और जब मैं काम नहीं करती थी उस जमाने में एक मैगजीन आती थी जिसको बोलते थे धर्मयुग, हिंदी की मैगजीन थी,
And I read a story in that which impacted me so much at that time, in which a mother said that, you know, all my life, what I'm doing is waiting. First I waited for my husband, he used to go for work, वो काम पे जाता था, वो आता था, मैं उसकी वेट करती थी। फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर वो स्कूल जाते थे, वो आते थे और मैं उनकी वेट करती थी। फिर वो बड़े हो गए, फिर मैं उनकी वेट करती थी, फिर उनकी शादी होगी, ये होगा, वो होगा। तो शायद मेरी लाइफ हमेशा वेट में निकल गई। सो दैट इम्पैक्टेड मी सो मच कि मुझे लगा कि मैं वेटिंग मदर नहीं बनना चाहती हूँ। आई शुड बी अ प्रोडक्टिव पर्सन इन द सोसाइटी, and that pushed me into my profession, and I always loved my profession. So thank you so much, and if there's any other question, I can answer it. Yes, I'll ask you later. So मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ that you have been more like a friend to us than a teacher. And ये जो आप compassion की बात कर रहे हैं, आपको सुन के interesting लगेगा कि एक rooftop पे एक बच्चे थे, एक poor library में बहुत सारे बच्चों को किसी ने खोला हुआ है उनके लिए, रेवा जी ने, और मैंने बच्चों का एक दफे सर्कल टाइम लिया and I said, you like male teachers, lady teachers, अगर दोनों equally पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं equally, who will you prefer? So they said female teacher. I said क्यों? भाई दोनों ही इतने they are equally well read that. So then one bacha said, ma'am, they are more approachable. I find it easier to. So there's that softness about them that young children love. So I would also like to add one little more point, that after my superannuation, जब मैं रिटायर हो गई तो ऐसा नहीं हुआ कि चलो अब हो गया काम खत्म और अब घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि once you have been a part of a productive society, आपको लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ है तो उसको और आगे बढ़ाना चाहिए. So that's how I joined this thing which is known as Ayurgyanyas. तो हमारी ट्रस्ट में यही है कि क्योंकि मैंने पढ़ाने के टाइम भी देखा कि हम कॉग्निटिव उसके ऊपर तो बहुत काम करते हैं बच्चों के ऊपर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये बनो ये बनो ये बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनो पे लोग काम नहीं करते हैं. बच्चे को अपनी इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, वो क्या इमोशंस होती हैं और क्यों उन्हें रेगुलेट करना जरूरी है, इस पे काम नहीं करते हैं. क्या वर्च्यूज होती हैं, उन वर्च्यूज को क्यों बढ़ाना चाहिए, क्या एथिक्स होती हैं, क्योंकि वो एथिक्स प्रोफेशन में भी काम करेंगी, पर्सनल लाइफ में भी काम करेंगी. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी एथिक्स बढ़ाऊंगा पर्सनली बढ़ जाएगा. इट इज नॉट दैट. व्हेन यू गो इनटू प्रोफेशन, those ethics are also going to help you in profession. So that is how we started this trust, and we are working towards this aim, that we are working on the social and emotional ethical learning of the children. So we have produced a progressive curriculum for children, and that's how I work in that organization. Very nice. Thank you, ma'am. अभी मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट से आपका परिचय कराना चाहूंगी, डिकी जी से. डिकी पर्वतारोहण और स्पोर्ट्स निदेशालय जो हिमाचल में है, मनाली में, उसमें एक इंस्ट्रक्टर हैं और ट्रेनर हैं, और ये बहुत सारी लड़कियों को अपनी तरह क्लाइंबिंग सिखाती हैं. और 1993 में बछेंद्री पाल का तो आप सबने नाम सुना होगा, वो इंडिया की फर्स्ट लेडी है जो माउंट एवरेस्ट पे सक्सेसफुली चढ़ी 84 में. तो उसके बाद 1993 में उन्होंने एक ऑल विमेन्स ग्रुप बनाया था जो पहली दफे जाके माउंट एवरेस्ट को स्केल कर पाया, और उस टोली में थी हमारी डिकी जी. और जब डिकी जी माउंट एवरेस्ट के समिट पे खड़ी हुई, शी वाज ओनली 19 years old. सो हम अब डिकी जी से पहले माँ के बारे में पूछने से पहले हम जानना चाहेंगे कि जब आप वहाँ खड़ी थी, लिटरली स्काई को टच कर रही थी, तो क्या फीलिंग्स थी, बताइए. मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए. और उसके साथ ही मैं जो अभी अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, माउंटेन पे जब मैं क्लाइंबिंग करने गई तो मुझे ये पता नहीं था कि ऊपर टॉप में कैसे मतलब पहुंचूंगी, कैसे करूंगी. लेकिन जब मैं पहुंची टॉप पे, रास्ते में मुझे मेरे साथ एक नेपालीज वीमेंस थी जो नेपाल की फर्स्ट वीमेन बनी. वो हमसे कुछ दिन पहले गए थे क्लाइंबिंग के लिए. तो आते हुए हमें पता लगा कि उनकी डेथ हो गई. तो रास्ते में जाते जाते हमने उनकी डेड बॉडीज भी देखी थी. और जब मैं पीक पे पहुंची, और जैसे मैं अकेली पहुंची और एक शेरपा थे साथ में, लेकिन वो और कोलीग्स को लेके आ रहे थे. और उस टाइम ना कैमरा होता था, ना ही कोई
इस तरीके का मतलब डिजिटल कुछ भी नहीं था कि जिससे हम फोटोग्राफी करें, पर ऊपर जो व्यू था देखने के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आज भी जैसे कई बार लगता है कि सपने की तरह, मतलब चारों तरफ। और मैं उस एक्साइटमेंट में मैंने अपनी जो गॉगल होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, नहीं तो आपकी आंखें सारी मतलब बर्न हो जाती है, तो इसलिए हम लोग जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए हम लोगों ने गॉगल डार्क ग्लास लगाया होता है। तो मैंने वो गॉगल कोई 15 मिनट्स के लिए निकाल कर रख दिया वहां पे, और जैसे ही मैंने वो निकाला और मैं देखती रही सराउंड, 15-20 मिनट के बाद मेरी आंखों में पानी आना शुरू हो गया। इतना स्ट्रांग वो था कि मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकती। तो फिर मुझे लगा कि ओहो मैंने गलती तो की है, लेकिन वो लगा लिया फिर ऐनक, लेकिन इतनी दर्द हुई, मैं मुझे लगा कि मैं नीचे कैसे जाऊंगी, मैं मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी नीचे। और जैसे मतलब वो लेडी एक ऑलरेडी मतलब डेथ हमने देखा, तो वहां पे जैसे डेथ जोन बोलते हैं, तो मुझे लगा कि अब शायद मैं भी वापस नहीं पहुंचूंगी पहले तो। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, नहीं मैंने कहा रोप लगा हुआ है, तो मेरे कुलीग थे वो बोलते नहीं आप रोप को पकड़ते चलो और इक्विपमेंट हम चेंज करेंगे। तो मतलब उनके साथ साथ मैंने हिम्मत करके अपने इक्विपमेंट से रोप पकड़कर नीचे आना, और जैसे साथ साथ जैसे उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा सीरियस पेन नहीं हुआ, हल्का शुरू हो चुका था। तो मैंने कहा मैं जहां पर हमने रहना था 26,000 फीट हाइट पे, तो वहां तक कोई शाम को 5 बजे पहुंचे हम लोग। जैसे रात की क्लाइंबिंग 12:30 के बाद स्टार्ट होता है, तो 11:30 पे मैं वहां पे पहुंची। फिर हाफ एन आवर कम से कम उनका वेट किया बाकी लोगों का, और फिर कैमरे से उन्होंने क्लिक किया फोटो। तो वो फोटो भी कुछ एक आए कुछ नहीं आए ऐसे, मतलब बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा जो आजकल होता है वैसे नहीं है हमारे पास मेमोरी, पर फिर भी कुछ है हमारे पास जो अपनी याद है, अपने साथ ही है, जो अपने आप को में है एक। तो जब जब उस मोमेंट को याद करते हैं तो तब लगता है कि कैसे पहुंचे हम। तो आज के दिन में मैं याद करती तो मेरे को ये लगता है कि एक अंधे जैसे अंधा कोई क्लाइंबिंग करता तो शायद मैंने वो फीलिंग ली थी। और मैं पूरी रात नहीं सोई नीचे आकर, कैंप में आकर पूरी रात, मतलब जो मेरे कुलीग्स थे उनको भी मैं जगाती रही कि मेरे को आंख में दवाई दो, कुछ पेन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। और मेरी एक फ्रेंड थी दार्जिलिंग से, तो उसको पाँव में फ्रॉस्टबाइट हो गया था हल्का हल्का, तो उसके भी पाँव में बहुत ठंड हो रही थी। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे नेक्स्ट डे हमने आना था बेस मतलब कैंप 2 के लिए, क्लाइंबिंग होने के बाद, तो हमारी लीडर ने जैसे कांग्रेट्स वगैरह कहा, तो उस टाइम वहां पे मतलब कुछ ऐसी फीलिंग नहीं थी, कि वापसी की ही चिंता थी कि हम लोग सेफ पहुंच जाए नीचे। तो जब हम नीचे पहुंचे तो ऐसा था कि चलो जाना है, एडवेंचर है इसमें, मतलब टफ टाइम होता है, हम एक एक स्टेप में मौत के मुंह में जाते हैं, लेकिन उससे हम कैसे निकलते हैं और हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी विल पावर वो हमें वहां काम आती है। तो हम लोग बड़े स्ट्रांग होके फिर नीचे आए, नीचे से हमारी टीम आई, उन्होंने हमें रेस्क्यू करके मतलब कॉफी चाय वगैरह वो लेकर आए। तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट और हुआ, और विंड चली हुई थी वहां पर कम से कम 150 पर आवर स्पीड से, और टेंट के अंदर धकेल रहे थे, हम सुबह 11 बजे तक टेंट से बाहर नहीं निकल पाए। तो फिर बाद में बड़ी मुश्किल से टेंट से निकले, और फिर हम लोग कैंप 2 तक आ गए। तो वो डेड बॉडीज भी जो नेपलिस विमेंस की डेड बॉडी थी वो हमारे साथ साथ ही लेकर आए नीचे तक। तो मतलब ऐसे 3-4 जगह हमने जैसे रास्ते में जगह जगह डेड बॉडीज देखी, कुछ महाराष्ट्र की टीम गई थी, उनकी कुछ डेथ हुए थे, उनके भी टीम्स थे। तो एक ये नेपलिस विमेन थी, कोई कोरियन थे। तो हमारे जो मैक्सिमम शेरपा थे वो उनके साथ काम कर रहे थे फिर, क्योंकि हम लोग लड़कियां इतनी फिट थी सब, और सारी लेडीज इतनी फिट थी जो बाहर की कंट्रियां थी हमारे साथ वहां पे जो अटेंड कर रही थी वहां, जिन्होंने भी एक्सपीडिशन अपने अपने कंट्री से लाया था, ब्रिटिश थे, ऑस्ट्रेलियन थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ वहां पे अटेंड किया। वो सब यही बोलते थे कि हमारी लीडर को, मिस बचेंद्री दीदी को, कि आप ना इन लड़कियों को बोलो कि आराम से चले, हमारा मोरल डाउन हो रहा है। तो मतलब इस तरीके से हमारी इतनी फिटनेस बनी हुई थी। हमने जैसे आज की डेट में सारे कुछ मतलब ट्रैवल एजेंसी अरेंज करते हैं, तो इवन आपको टेंट में गर्म पानी देंगे, हाथ धोने के लिए देंगे। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने कोई 10 to 15-20 kg लेकर कैंप 3 तक, अगर आप इसका देखोगे पूरा वीडियो तो कहीं पे, तो मतलब कैंप 3 तक हम लोग रोज लोड फेरी करते थे, 3-3 4-4 दिन लोड फेरी करके फिर वापिस आना जाना। 1 महीने तक हमारा यही शेड्यूल रहा। तो उस ड्यूरेशन में फिर हमारी सिलेक्शन लास्ट में हुई थी कि कैसे जाना है इसमें। तो आप कह रहे हैं कि आपको दृश्य ने लिटरली चकाचौंध कर दिया। इतना ज्यादा चकाचौंध कर दिया वो तो मैम आज भी कई लगता है कई बार। तो बचिन, तो डिक्की जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप माँ हैं, और उस टाइम जब आप चढ़ी थी तो खैर आपकी शादी भी नहीं हुई थी, पर अब आप माँ हैं,
और आपको अपनी बॉडी उतनी ही फिट रखनी पड़ती है, बिकॉज अभी भी आप चढ़ती हैं। तो आप थोड़ा बताएंगी कि आप आराम से माँ भी हैं और घर का भी देखती हैं और अपने शरीर को इतना मजबूत रखती हैं कि एक एक चट्टान पे चढ़ जाता है शरीर, दूसरों को भी चढ़ाती हैं। तो ये कैसे आप बैलेंस करती हैं, आप बताइए, कि लोगों के मन से डर निकल जाए कि माँ होके आप सब कुछ कर सकते हैं, पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, घर का भी काम कर बिल्कुल सकते हैं, मैम। कोई मुश्किल ही नहीं है, बताइए आप। बिल्कुल मैम, ये कर सकते हैं। जब करने की इच्छा हो तो किसी भी चीज को पा सकते हैं हम, सबसे पहले तो यही कहूंगी मैं। और माँ बनने के बाद ऐसा है कि कुछ टाइम चाहिए है लेडीज को कि कुछ महीने, जैसे मैटरनिटी लीव होता है, जैसे मैम ने बताया, अभी पहले कम होता था लेकिन अब ज्यादा है। तो कुछ टाइम हम लोग जैसे ऑफिस में काम करते थे, ऑफिस का काम भी देखते थे। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो अब मतलब हमने फील्ड जाना जैसे स्टार्ट किया है, तो हम अपनी फिटनेस करने के लिए घर का सारा काम, जैसे चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे झाड़ू मारना हो, चाहे कपड़े धोने हो, कुछ भी काम है घर का। क्योंकि मनाली जैसी जगह में यहाँ पे सर्वेंट अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो हम लोग अपना घर का सारा काम करना, फिर घर पे बुजुर्ग है उनका खाना बनाना, सारा करके फिर ऑफिस जाना, ऑफिस का पूरा काम करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। तो उसका फिर मुझे ये लगता है कि जब हम जिस काम को कर रहे हैं, हम उस टाइम अपने आप को फोकस वहीं पे करें, तभी हम मतलब अपने आप को परफॉर्मेंस हम अच्छा दे सकते हैं। जब हम ऑफिस में है तो हमें घर के बारे में कम सोचकर ऑफिस के बारे में ही सोचना है, क्योंकि वो आर जो हमारा ऑफिस का है। और जब घर पे है तो हम अपना बच्चों को टाइम दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपने बुजुर्गों को टाइम दें। और उसके बाद जैसे जब हम फील्ड में होते हैं तो हम लोग जैसे पूरा ध्यान जो कोर्सों पे देते हैं। मैम ये कोर्स ऐसे नहीं है कि अगर हमारी एक छोटी सी गलती के कारण मतलब किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे गिर गए या कुछ हो गया, क्योंकि एडवेंचर एक ऐसी चीज है। पर इसमें सीखने का मौका बहुत ज्यादा है। जब आपका एक एक एडवेंचर के एक एक स्टेप से आप मतलब सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं कि अपने आप को, विल पावर आपका स्ट्रांग होता है। किसी के अंदर ये फोबिया रहता है कि हाइट में जाकर नीचे उतरने का या नीचे देखने का, तो ये सारी चीजें उसमें खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक माँ होने के नाते ऐसा नहीं कि हम कुछ काम नहीं कर सकते, हम सब काम कर सकते, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपने कब कौन सा टाइम किसको देना है। आपका ऑफिस तो आप ऑफिस के साथ जस्टिस कीजिए कि आपका ऑफिस का काम है, तो आप ऑफिस में पूरी तरह से आप अपने आप को ऑफिस में इन्वॉल्वमेंट कीजिए। जब आप घर पे हैं तो घर पे कीजिए। जब आप मतलब फील्ड में होते हैं हम, तो फील्ड में हम अपने बच्चों के लिए मतलब जो हमारे ट्रेनर्स आते हैं वो भी हमारे लिए बच्चों की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो बेचारे बहुत ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। उनके यहाँ पे पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन हम लोग ही उनके लिए पेरेंट्स है उस टाइम। तो हमें उनको उस तरीके से ध्यान में रखना होता है 24 आवर। हाँ जी मैम। सो वेरी नाइस। तो डिकी जी ने हमें बताया कितनी एफर्टलेसली कितनी चीज कर रहे हैं, और आपको सुन के आश्चर्य नहीं होगा जो अभी विख्यात सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूथ बादर गिन्सबर्ग, जिनका अभी देहांत हुआ है, वो यही बात उन्होंने इतनी सुंदर उसमें लिखा है। वो कहती थी कि मैं इतनी सफल लॉयर इसलिए बन सकी क्योंकि मैं दिन में लॉ करती थी, फिर कुछ समय अपनी छोटी बेबी, उनकी बेबी जेन पैदा हुई थी, उसके साथ खेलती थी, और फिर वापस जब काम पे जाती थी तो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाती थी, और दोनों चीजें हाँ इतनी जी, बैलेंस कर सकी। स्मूथली। हाँ जी। लेकिन आपकी एक बात से मैं थोड़ा सा डिफरेंस रखूंगी कि जैसे लोग, ये लोगों को गलत फहमी, वो कहते हैं कि जब मदर्स वर्क पे हैं तो वो बच्चों के बारे में सोचती हैं। थोड़ा बहुत सोचने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज देखा जाए तो जब हम ऑफिस में होते हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% ऑफिस के काम पे अपना ध्यान दे रहा हो। कुछ लोग बीच बीच में चुपके से गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज में वो करते हैं, अपने मनी को हाँ जी। रिलीज करते हैं। ऑफिस में क्या क्या हो रहा होता है, कुछ लोग, देखा गया है, पोर्नोग्राफी भी देखते हैं, थोड़ा सा स्कैंडल निकला हाँ था। जी। तो कोई भी हाँ पूरे जी। टाइम कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बीच हाँ बीच में जी। हम ब्रेक लेते हैं। हाँ जी। और अगर माँ अपने बच्चों के बारे में, दो मासूम बच्चे या उस टाइम थोड़ी सा, हाँ बच्चों जी। के बारे में सोच ले तो कोई हाँ हर्ज जी, नहीं, हम तो अच्छी चीजों के हर्ष बारे नहीं। में सोच रहे हैं। हाँ अब जी। मैं आपको अपने तीसरे प्यारे पैनलिस्ट अफसर डॉक्टर शैलजा कार्की से परिचित कराऊंगी। जो शैलजा है वो, इनका बहुत बढ़िया करियर आर्मी में रहा है। शी इज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, और कोई ऐसा टेरेन, ज्योग्राफिकल टेरेन नहीं है जहाँ पे इन्होंने कमांड नहीं किया है, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पर्वत हो, चाहे कोई भी जगह हो। कितनी इन्होंने फील्ड पोस्टिंग्स की हैं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल कमांडिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। और इनकी एक इतनी बढ़िया
क्वालिटी एस्थेटिक सेंस है। इनके ऑफिसेज, इनके हॉस्पिटल्स देखने लायक है, इतनी सुंदर तरीके से डेकोरेट करती हैं। कोई भी मरीज इनके हॉस्पिटल में चला जाए, उसका वातावरण ही देख के ठीक हो जाता है। कोई जूनियर ऑफिसर इनके ऑफिस में आ जाए तो इनकी वो देख के ही वो रिलैक्स कर जाता है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो अपने इफिशिएंट स्टाइल से वो भी कर देते हैं। और इन्होंने सिर्फ ना इंडिया में सर्व किया है हमारी आर्मी को विद डिस्टिंक्शन, ये सबसे जो डिस्प्यूटेड एरिया है वर्ल्ड का, गोलान हाइट्स, वहां पे इन्होंने पूरा 1 ईयर इंटरनेशनल टेन्योर किया है। तो कहाँ कहाँ इन्होंने और किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ सर्व नहीं किया। और ये मदर है, उनकी बहुत अच्छी सुंदर डॉटर हैं जो इतना बढ़िया चीजें अपने हाथ से बनाती हैं। तो शैलजा, I would like to know from you that how has being a mother lent to your officer-like qualities? Anjali, thank you for inviting me. And, listening to our previous two panelists, I feel they've been through such tough times and challenging times. I think my, service in the army has been like really like a breeze, I must say. So, firstly, I wanted to bring in the fact that, parents have an immense role to play in how you develop as a career person or as a family person. So, in that instance, yes, my desire was there to be an outdoor person, to join the army, to be a doctor, to travel. But this wouldn't have been possible if my parents, had not been supportive of that desire in me. So when I look at my daughter, I try to infuse the same, feeling of confidence and helping her achieve her aim and desire. So this brings me to what you had asked about how motherhood has influenced my take as probably an army officer or a commanding officer. So Anjali, like whenever I'm there in the unit, like Sai ma'am also brought out that patience is required, tolerance is required, and if you are bringing up a child, I think these are the two primary factors which help you. So when my troops are there, when my staff is there, I look at them in the same light, with the same patience and the same tolerance. The other aspect I feel which is most important is to have an environment which is conducive to their good performance. So, I mean, like in a hospital, patient care is there. That's one aspect. But as far as my staff is concerned, I need to make sure, for an example, if your child is there preparing for an exam, you want to make sure, that there's no noise, adequate light, ventilation, good nutrition, good table chair to sit on. You make sure that the all the effects are there so that the child is able to concentrate on studies. Similarly, I kind of have realized, adopted the same feelings towards my staff. So whenever my clerical staff is there, doctors are there, I make sure that their work environment is conducive and they are comfortable to give their 100% for their work. And as a junior officer, there were some challenges which I faced. So now that I'm in a position of command, I'm able to bring in those changes. So the first thing like I did was introduce a creche. So a creche was, useful for the patients who came in the OPDs or who are admitted with us, and also useful for the female staff which was working with me. So they had their child around, so they could devote as much time to their child, simultaneously dedicate equal time to their work also. And I feel every time when I was in my workplace, I always look at it in a manner like I compare it to my home. How would I maintain my house? How would I maintain my home? How would I make somebody feel welcome in my home? So I adopt the same features in the hospital also. So other than the creche, there is something like I call it the healing garden.
and this serves multiple purposes. It provided a area for the patients to meet their relatives or visitors. So I knew that people will be gathering there, so we try to give them little cues on by putting up these information posters on healthy lifestyles. I mean, I saw like my daughter. I mean, I keep going back to my daughter. How I'm bringing her up, I kind of adopt the same principles in dealing with my staff and developing the office. So, like she is there, I will never, tell her directly, read this book or read that book. I will, quietly come and put it on her bookshelf. So she takes the cues from there. She'll develop that curiosity and pick it up and read it herself. So the same thing in the healing garden, we have all these cues, these in the form of posters, about adopting healthy lifestyle, yoga, meditation, and so on and so forth. So for me, I think it's a flawless merging of my how I run my home and how I run my office. And like you mentioned, right now my daughter has grown up and quite independent. So now I can like focus more 100% give to the hospital, and yeah, and keep an eye, like just a supervisory kind of a thing like that. So I feel I've had it good, and it's been very comfortable for me that way. How lovely. In fact, you can see that, what a wealth of support Shailaja brings to the people under her. And it's so thoughtful that even the patients might need a creche. Who thinks of that? And you all perhaps may not be surprised to find that there's hard data showing that actually women physicians perform very well. So in the US, they did a study and they found that when the physician was a woman, then the rates of readmission were much less for patients, and in fact their recuperation rates, the time they spent in the rooms and all that, was much less than when compared with male patients. This is not to say that in any way male doctors are less in any way, but I think the soft skills which women bring are not to be undervalued. They are very, very precious, which help in healing, which help in other things. अब हम अपने एक और पैनलिस्ट के पास जाते हैं. अब हम अपने चौथे पैनलिस्ट आशा जी के पास जाते हैं. और आशा जी के क्या मैं क्या कहूँ, ये निर्भया की मम्मी है, और ये तो इनकी जो ये मदरहुड का जो मिसाल इन्होंने दिया है, क्या इनकी साहस, क्या इनका परसिवियरेंस, और ये कैसे लड़े हैं जस्टिस फॉर निर्भया के लिए. इन्होंने ये और बद्री जी ने कैसे संघर्ष किया. मीनिंग सारे इंस्टीट्यूशंस, वेदर जुडिशरी, कोई भी पुलिस, दिस दैट, कितने पेशेंस, कितनी लगन. माँ हो तो ऐसी हो. जब इनका पूरा जीवन ही माँ की ममता का मिसाल है, तो मैं इनसे क्या मदरहुड पे क्या बातें करूं. तो इनके सामने मैं सिर्फ अपना सिर झुकाऊंगी, और बल्कि मैं कहूंगी कि आशा जी, हम लोग ज्योति के बारे में बहुत कम जानते हैं. हम ये जानते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है, और थोड़ा थोड़ा हमें अखबारों से ज्योति के बारे में पता चला है. हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हमें ज्योति के बारे में बताएं कि वो कैसी थी, आपका कैसे इंटरेक्शन होता था, आप क्या उसे सिखाते थे, वो क्या आपको सिखाती थी. तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. इंडिया की बेटी के बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे. आपका वॉल्यूम, आशा जी, वॉल्यूम अनम्यूट कर दीजिए. अपने आप को अनम्यूट कर लें. हेलो. हाँ, आ रहा है. हेलो. हेलो. हाँ, सुनाई दे रहा है आशा जी. हाँ. देखिए, इन 7-8 सालों में हमारा जो सारा फोकस या सारा दिमाग इतना इधर को लग गया कि जितना जब घटना हुई थी वो 23 साल की थी, लेकिन इन 7 सालों में मुझे उस 23 साल की याद नहीं आई.
और जो भी 7 साल में हुआ, जो भी उनके साथ हुआ, यही सारी यादें बनी रही। तो ऐसे ही कहीं गए, किसी से बात हुई तो यही चर्चा होती रही, वो कैसे थी, क्या 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 बनना चाहती थी, कैसे रहती थी, इस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो एक जैसे आम बच्चे होते हैं वैसे भी उनका वो भी थी, लेकिन हम लोगों के लिए ये मायने था कि सबसे बड़ी थी। और एक उस टाइम तो हमें शायद नहीं महसूस होता था, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि थोड़ा सा उनका बचपन से ही कुछ अलग सा था। खेलना कूदना, बातें करना, मैंने जैसे एक छोटा सा बच्चा एक मिचोर जैसे काम करता है, उस तरह का था। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, 2 3 साल 4 साल का स्कूल में हमने उनका दाखिला कराया। पहले ही हमने दाखिला वैसे जनवरी के आसपास कराया था सबसे पहले, लेकिन वो 3 4 महीने में अपने आप से इतनी वो जो भी उनका सब्जेक्ट था इतनी मेहनत करी कि वो पूरी टोटल का टोटल 200 नंबर का था उनका पेपर, 200 नंबर आए। बहुत खुश सब लोग हुए कि मैंने स्कूल का जो प्रिंसिपल थी बुला के पूछी कि अरे आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, 2 3 महीने में पूरा सब्जेक्ट इतना अच्छे से किया कि पूरा हमने 200 का नंबर का रखा, 200 ही नंबर आ गए। तो शुरू से ही उनका पढ़ने में बहुत ध्यान था। मैं अभी 3.5 साल की थी, मैं सोची स्कूल में कैसे डालूंगी, कैसे जाएंगी। तो मैंने एक बगल में कोई टीचर थी, वो पढ़ाती थी, मैं सोची कि 2 4 महीने वहां पे जाएंगी। हमने डाल दिया। 2 दिन गई तो बोली कि मुझे ट्यूशन में नहीं जाना, मुझे स्कूल में जाना है। हमने स्कूल में डाला। पढ़ाई के साथ धीरे धीरे वो बड़ी भी हुई, लेकिन जैसे उन्होंने 8वीं पास करके 9वीं 10वीं में आए तो एक उनके 2 छोटे भाई भी थे। 10वीं में आते आते मैंने एक बड़े आदमी की तरह, जैसे 15 16 साल की बच्ची जैसे वो 20 22 साल के एज के इंसान के मार्फत वो एक मिचोर दिमाग की हो गई। भाइयों को देखना, कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि जब तक वो थी तब तक दोनों भाइयों को हमने कभी ट्यूशन नहीं लगाया। 5 साल वो देहरादून में थी, लेकिन भाइयों को वहीं से मैनेज करती रहती थी। उतना लगता था कि नहीं पेपर ओपर है, इनको ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम होती थी तो 2 3 दिन के आ जाना, अपना कर जाना, नहीं तो रात में वहां से इनको अपना सब कुछ करती थी। अब मुझे लगता है कि उतने से छोटे उम्र में इतना कोई कैसे मैच्योर हो सकता है। जब वो थी हम लोग बैठ के बात करते थे, पूछते थे कि बेटा ये काम है कैसे करेंगे, तो कहती थी पापा आप चिंता मत करो सब हो जाएगा। फाइनली जब वो एक बार वहां से फाइनल पेपर देके देहरादून से आई थी तो कह रही है कि पापा आप चिंता मत करो, आपकी बेटी डॉक्टर बन के आ गई है। बीच बीच में आपको पता है सरकारी जॉब नहीं थी, प्राइवेट जॉब में बहुत मुश्किलें आती रहती हैं। हम कई बार सोचते थे कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। कहती थी चिंता मत करो माँ, पापा हमको पढ़ा दो, हम भाइयों को संभाल लेंगे। वाकई में जब तक रही तब तक हमसे ज्यादा भाइयों का ध्यान रखने, भाई भी उनको बहुत मानते थे सब।
आज के डेट में हम बात करते हैं कि नहीं, हमें बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को सक्षम करना चाहिए, लेकिन मेरे घर में तो हमने 30 साल पहले ही किया। भाई भी ऐसे थे कि कोई भी चीज होती थी, छोटे थे हम कि चलो छोटे हैं, नहीं पहले दीदी को देना फिर हम लेंगे। तो उन जो 23 साल का उनका उम्र था और पैदा से लेके वो समय जो हमारा 23 साल का था, बहुत अच्छा था, बहुत खुश रहते थे हम। दिन में वो लोग कहीं पढ़ते लिखते थे, लेकिन हम शाम को पांच जने बैठते थे, साथ में खाना खाते थे, बहुत खुश रहते थे हम। हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन हमें वो एहसास नहीं रहता था, क्योंकि बच्चे इतने सुलझे हुए थे, जिसमें ज्योति थी। तो हमें लगता था कि नहीं, आने वाला समय हमारा बच्चों के साथ अच्छा हो जाएगा, और अच्छा चल रहा था। इतनी कहते हैं खुश दिल थी कि जितना हमें वहां पे लोग नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन ज्योति को बहुत अपने मोहल्ले में लोग जानते थे, बच्चे बहुत मानते थे। जब देहरादून से आती थी तो जैसे आम कोई लड़कियां ससुराल से या कहीं से आती हैं, मिलने लोग आते हैं, वो जैसे आती थी तो उनसे मिलने लोग आते थे कि ज्योति आई है, ज्योति आई है। आज नहीं नहीं है, तब भी हमको उनके नाम से लोग जानते हैं, निर्भया की माँ हूँ। उस टाइम भी सब लोग यही जानते थे कि नहीं, ज्योति की मम्मी है। तो मेरा वो समय बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहूँ, खासकर मैं अंजलि मेहता जी आपका। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इन 7 साल में आपने हमारे कलम बन के हमारे साथ सपोर्ट खड़ी रही। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, और मुझे गर्व है कि मैं ज्योति की माँ हूँ, क्योंकि शायद मैं उनके तरह तो नहीं बन पाऊंगी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से चाहे कैसे भी, मुझे लगता है कि हमने अपने माँ का धर्म निभाया। उस दुनिया में नहीं है, उनके साथ जो क्राइम हुआ, हमने उस क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको इंसाफ मिला। और अभी आप बात कर रहे थे कि माँ होना, लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ होना इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। कुछ भी हमारे पास है, धन है, दौलत है, लेकिन एक माँ होने का तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि माँ होने पे हम अपने आप में इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम उनके पढ़ाई के लिए, उनके लाइफ के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये एक हमारी प्रथा है, जो सोच है कि हम औरत हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चे संभालेंगे कि काम करेंगे। तो ये एक हमारी जो समाज में या हमारे प्रतिनिधि कहिए, हमारी सरकारें कहिए या कुछ भी कहिए, एक सोच है कि हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन एक माँ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसका कोई कुछ भी बात करे, ये सबसे ऊपर है। माँ होना कहीं भी, कोई प्रोफेशन में, पढ़ाई में, लिखाई में, जॉब में, कोई सा जॉब में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि माँ होने अपने आप में एक ताकत है, एक विश्वास है। हम इसके सहारे कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा, जब घटना हुई, 2 बच्चे थे, ज्योति नहीं थी, दोनों बच्चे की जिम्मेवारी थी, घर की जिम्मेवारी थी, लेकिन फिर भी सब कुछ हुआ।
केस भी लड़ते थे, बाहर भी जाते थे, आते थे। बच्चों ने भी अपने लाइफ में आगे किया, आज भी है, सब कुछ करते हुए भी बच्चे दिल्ली से बाहर थे। मैं कोर्ट में भी रहती थी, तो उनका जब लंच का टाइम होता था तो मैं थोड़ा सा बाहर निकलती थी, फोन करती थी, बेटा खाना खा लिया, खाना खा लो। कहीं भी रहती थी तो मेरे को उस टाइम ध्यान रहता था, हमारा काम भी चलता था, हमारा ध्यान रहता था कि बच्चे का जाने का टाइम हुआ है। तो हम माँ के साथ साथ अपना जो भी हमारा लाइफ का काम है हम बहुत मिचोटी के साथ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे पुरुष प्राथमिकता में जो ये सोच है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत समस्या है। बाकी औरत होना, महिला होना या माँ बनना, इसके बाद हम कैसे आगे करेंगे, ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हम महिला जरूर है, लेकिन आप सबको मैं बता दी, मुझे अनुभव लगता है कि कुदरत ने हम महिलाओं को एक बहुत अनमोल चीज दी है, वो सहन शक्ति। हमारे में सहन शक्ति हमें अपने आप में मिली है, बस हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और माँ होने के साथ साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैं एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर आपको। आपने हमें सब कुछ सिखाया, पढ़ना सिखाया, मोबाइल चलाना सिखाया, ट्विटर चलाना सिखाया, और आपने हमें ऑनलाइन बात करने सिखाया। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे इतना अच्छा लगा ज्योति के बारे में सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि मेरी फ्रेंड अंजू ने कमेंट भेजा कि देखिए पहले लोग अपने भाई बहनों का इतना ध्यान रखते थे, अपने माँ बाप का इसमें हाथ बटाते थे। तो ज्योति इतनी मैच्योर लड़की, इतना आपका हाथ बटाती थी अपने दो भाइयों की देखभाल करने में। और पहले पुराने जमाने में खूब सारे बच्चे होते थे और माँ बाप तो काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कि इनको कैसे संभाले। तो मेरी नानी बताती थी कि वो 5 बहनें थी, तो एक सर्कल में बैठती थी और एक दूसरे की पीछे से चुटियां बनाती थी। तो ऐसे वो स्कूल के लिए टाइम पे तैयार हो जाते थे। तो मुझे वो सब बातें याद आई। मैं पिक्चर कर सकती थी, मैं कल्पना कर सकती थी ज्योति को अपने 2 भाइयों के साथ कैसे तीनों वो रहते होंगे। तो बहुत अच्छा लगा। और आशा जी, अब मैं एक सवाल मैं आप सबसे पूछूंगी और उसके बाद मैं नेहा से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑडियंस के अगर कोई सवाल है आप लोगों से पूछना चाहें। मैं एक सवाल आपसे करूंगी आशा जी, और उसके बाद सारी ऑडियंस के सवाल हम लेंगे पैनलिस्ट से। और वो सवाल ये है कि आशा जी, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है विमेन के एम्पावरमेंट में काम करते करते, आपका फोन बजता रहता है और रुकता नहीं, बिकॉज कोई ना कोई आपसे सहायता के लिए, सपोर्ट के लिए कॉल करता है। और आप हर एक को आपका दिल इतना उदार है, आप कहते हैं कि सब मेरी बेटियां हैं, सिर्फ निर्भया एक अकेली मेरी बेटी नहीं थी, मेरी तो इतनी सारी बेटियां हैं। तो आप थोड़ा हमें सुझाव दीजिए कि ये जो वर्कफोर्स में सिर्फ 26% औरतें हमारी वर्कफोर्स में हैं, तो 2 पहलू कि एक, हम औरतों को कैसे बोलें कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आप चारों ने अपनी लाइफ का उदाहरण हम सबके सामने रख के दिखाया है कि काफ़ी एफर्टलेस है सब चीज़ करते रहना साथ साथ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लड़कियों का कैसे हौसला बढ़ाएं और हम दूसरों को कैसे ये वो वाली मैजिकल वाली बात उनके माइंड में डालें कि भैया माँ है तो बहुत बढ़िया काम करेगी आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, बल्कि वो 4 चांद लगाएगी आपके उसमें प्रोफेशन में। तो कभी आप ऐसे संदेह से नहीं देखिए कि माँ है तो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा सुझाव दीजिए इसके बारे में। ये सुझाव तो यही है कि जैसे अभी इस टाइम पे तो हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया का बहुत वो है,
तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे में एक दूसरे की भावना डाल सकते हैं कि कोई भी कुछ भी रुकावट नहीं हो सकता। माँ बनना, महिला बनना, कोई रुकावट नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पे जिम्मेवारी बढ़ती है, वो ऐसे वैसे हमारा मनोबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। आपने कहा कि कैसे किसी को इस चीज को समझाएं, तो ये तो मैंने देखा है, ये चीजें बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई बार मेरे पास बहुत फोन आते हैं, कई लोग पर्सनली मिलने आते हैं तो कहते हैं कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती, मैं कोर्ट में बात करना नहीं चाहती, हमारे घर के लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज के लोग। तो ये सब धारणाएं हैं, इसको मन के लोगों को निकालना होगा। जो ये हमारे एक सोच बनी हुई है कि नहीं, हम महिला है कैसे करेगी, लड़की है कैसे जाएगी, तो ये सब चीजों के लिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैसे हम यहाँ पे हम किसी को कैसे नहीं जानते हैं, हम 4-5 जने जुड़े थे नहीं जानते हैं, लेकिन सबके बारे में सुना, हमारे बारे में आप लोगों ने सुना, तो इसी तरह हम एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके ही इस चीज का, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक दूसरे को हम उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि नहीं आप कमजोर नहीं हो, आप आगे आ सकते हो। देखो गांव में आज भी है, घूंघट में रहते हैं लोग, घर में नहीं जाते हैं। उनके लिए बहुत समस्या है कि अगर उनका बच्चा निकल के बाहर चला गया तो वो कैसे ढूंढ के लाएंगी। तो इसलिए इन सब चीजों को बहुत जरूरी है चीजों के बारे में बात करें, बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, ये घूंघट या कुछ प्रथा से हटें। तो एक दूसरे से जुड़ करके, दूसरे से बात कर करके हम इस चीज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेसबुक हो, तो हम इसके बारे में एक दूसरे से बात करके, मिल करके कर सकते। आशा जी, आशा जी हम सबको ये सलाह दे रही हैं कि वो बड़ा मशहूर गाना है, जोत से जोत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो जोत से जोत जलाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते चलें, ये इनका सुझाव है। एंड बहुत बढ़िया सुझाव है। और बल्कि ये आपको सुन के खुशी होगी, जो मैं बहुत डिप्रेसिंग आंकड़े बता रही थी कि सिर्फ 26% विमेन वर्कफोर्स में है। एक क्षेत्र है जहाँ पे विमेन काफी ज्यादा उसमें है, 35%, और वो है आईटी सेक्टर। तो ऑनलाइन जो है काफी औरतों का प्रेजेंस है। तो जैसे कि आशा जी कह रही है, इसका पूरा फायदा उठाते हुए हमें ये सब करते रहे, बताना है, लोगों का हौसला बढ़ाना है। अब मैं नेहा से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी यंग नेहा, वो बहुत अच्छा एक वो लेख लिख रही हैं पेट्रियार्की पे, कि पेट्रियार्की का जड़ कहाँ से हुआ, इस पे रिसर्च कर रही हैं। किसी दिन वो उसको वो हमारे सामने ला के रखेंगी। बट अभी फिलहाल एक्सक्यूज मी, नमस्ते। हाँ, अभी फिलहाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऑडिशंस पैनलिस्ट के सामने रखें। नेहा, can you hear me? You cut out. Can you repeat that last thing? Neha, can you ask the panelists any questions that you've curated from the chat box? So one question I had was, what kind of personality or qualities do women need to have to succeed in a profession? पता वो लिख दिया था। I think you'll have to mute everybody else. Yeah. Neha, please go ahead again and ask the panelists the questions. So the question I had was, what kind of personality or qualities do women need to have to succeed in a profession? Shailaja, I'm going to start with you. What qualities have you seen in the ones which retain their profession and hang on to the profession through thick and thin?
Right, Anjali. Anjali, firstly, I must, bring out for everybody's notices that my childhood days have been very, I did not experience any gender biases. So that is why I was saying it seems I've had a very easy life to that aspect. So I feel leadership qualities do not have any gender bias, but like it was brought out earlier, we need to have tolerance. The other thing is time allocation and management. Now this depends on your desire to succeed in your professional life as well as in your personal life. And like I said, I will not even agree with the others that when in office do your office work, when in home you do your homework. It's a very flawless merger. So this is where your prioritization is needed to be addressed, as well as a merger of home aspects as well as your official aspect. So it is. I will not say there is any gender issue related in good leadership. Very nicely said. Anshu ma'am, what are the qualities? You've been seeing students day in and day out, naughty students like me and better students. So what do you feel, what have you seen in those the women who've stuck to their profession, and especially speaking about women only because the topic is motherhood? I totally agree with Shailaja that many of us have been very fortunate, and the background we've had is there's nothing like boy and girl. But then when you come out into the real world, and especially like when you go into gender, after Nirbhaya's incident, the unfortunate incident, many of us went into the field of gender and discrimination and all that, and it's rampant. It's not happening to us. We are very lucky, but it's rampant. And when you hear someone's story and all that, you can never be the same again, because we all are so influenced by each other. So someone else is suffering somewhere, you find enough people are suffering, you realize what's going on. You come out of your bubble. All of us have come up. So you've taught students over the years. So, आप बताइए what qualities, the ones who stuck on to their jobs and who made a kind of go of it. What qualities have you seen in your students? Yeah, so this gender bias has become a very in word these days, and I would like to also say that in my generation, at my time, too, I never faced any gender bias. I was the eldest daughter of my family, and I had a younger brother and a younger sister. But my parents or anybody around me never discriminated. I mean, I never felt that I'm a girl, so I'm different, right? But when I see around myself, and these days, these things have become very important. And the very important thing is also that we keep hearing the negative of that how women are treated. We also should see how they deal with it so positively. So I think resilience is very important. Asha ji has shown how resilient she is, and all of us who have succeeded has this resilience is important, and how to deal with all this is also important. So we should also look at the role models. When you see ISRO, you see, I mean, for the first time when I saw that movie, and then when I researched, then I found out that how many women are doing work on in aerospace engineering. So when we see कि अच्छा ये women कर सकती हैं और ये women नहीं कर सकती हैं, ये सोच जो है वो मैं सोचती हूँ कि आज की generation में probably Neha will be better to tell us, लेकिन मैं अभी भी student से deal कर रही हूँ, तो ये आज की generation में थोड़ा कम से कम होता जा रहा है. हर लड़की समझती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब कुछ कर सकते हैं. और जो ये बायसेस हैं उसके लिए जो हम एजुकेशन दे रहे हैं कि लड़कों को ये समझाना, लड़कियों को तो हम समझाते ही हैं, लेकिन लड़कों को ये सब समझाना कि घर का काम करना, घर के काम में मदद करना, घर का काम करना सिर्फ लेडीज की या गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बच्चों, अगर एक फैमिली है तो उसमें मेन का भी उतना ही रोल होना चाहिए. ये सब चीजें धीरे धीरे अर्बन उसमें तो मैं देखती हूँ, रूरल में मुझे नहीं पता, अभी भी बहुत कम है. पर एजुकेशन आई फील इज वन फील्ड
अगर हम एजुकेशन के द्वारा अपनी लड़कियों और अपने लड़कों दोनों को ही ये बात समझाने की कोशिश करेंगे, तभी शायद आगे की सोसाइटी बेटर हो सकेगी। मेरा ऐसा सोचना है। थैंक यू मैम फॉर योर थॉट्स। और मैं डिकी जी से पूछना चाहूंगी कि आपके जो प्रोफेशन है माउंटेनियरिंग में, डिकी हैज आई थिंक left the meeting right now. So Neha, can I request you to ask the next question to the panelists? Yes, so there was one more question I saw, which was, should we sacrifice our dreams for other ethical duties? And I think that kind of plays into the motherhood discussion we've been discussing, like, should we sacrifice what we aim for motherhood or other ethical duties? So डिकी जी, मैं आपको ढूंढ रही थी, आपसे सवाल पूछ रही थी, बट आप कुछ क्षणों के लिए गायब हो गए। तो ये इतना बढ़िया इसने सवाल पूछा है और ये आज शाम का आखिरी सवाल है और मैं चाहूंगी कि सारे पैनलिस्ट इस पे विचार विमर्श करें। तो ये इसका सुंदर सवाल है कि क्या हमें दूसरों के लिए, अगर जैसे हमारे लव्ड वंस हैं, उनके लिए अपने ड्रीम्स का सैक्रिफाइस करना चाहिए या नहीं, किस हद तक करना चाहिए? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। देखिए, आपको सुनाई दे रहा है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, देखिए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम सुन पाए। देखिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा आशा जी, आप पहले इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे, फिर हम डिकी को फिर अंदर ले आएंगे। दूसरों के लिए हम, जैसे हमारा एक कोई सपना है, राइट, और फिर दूसरे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनका हमें देखभाल करना है, तो अपने सपनों का बलिदान करना चाहिए, हाँ कि नहीं, किस हद तक करना चाहिए वगैरह। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि नहीं सपनों को बलिदान करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उसको देखते हुए किसी तरह थोड़ा बहुत समय तो जरूर निकालना चाहिए। नहीं तो ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हमारे को टाइम मिलेगा अपने टाइम से, अपने बच्चों के टाइम से। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं अपना सपना या अपना काम छोड़ के दूसरे के लिए कुर्बानी दो, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि उसी समय में से समय निकालिए मैं किसी तरह, और दूसरे के लिए जितना कर सके उतना हमें जरूर करना चाहिए। तो संतुलन रखना है अपनी नीड्स और दूसरों की नीड्स में। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपका प्रोफेशन है माउंटेनियरिंग, उसमें हमें बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए, बिकॉज डर लगता है कि नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, और फिजिकली स्ट्रांग भी होना होता है। तो आपके बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? ताकत कहाँ से आती है आप में? आप शेयर करेंगे? देखिए आपको सुनाई दे रहा है? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनका। देखिए, आपको सुनाई दे रहा है? देखिए, हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ देखिए, तो आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ रहा है? मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ जो आपके जॉब में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या रहा है सबसे बड़ा? मैम आज की डेट में तो कहेंगे तो ये ताकत भी हमें घर से ही मिलती है, जब मतलब घर से जब सपोर्ट करते हैं, बच्चों की सपोर्ट है, पेरेंट्स की सपोर्ट है, तो तभी हम लोग कर पाते हैं। और फिजिकली बहुत करना पड़ता है खुद भी। मन से अगर आप करना चाहेंगे किसी चीज को, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं। और फिजिकली फिटनेस रहने के लिए अपना फिटनेस बनाए रखना पड़ता है, जैसे मॉर्निंग एक्सरसाइज है, योगा है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है, तभी हम लोग उसके लिए, किसी चीज को पाने के लिए हम अपना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है पहले, तभी हम कर पाते हैं।
राइट। हेलो। तो सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं पैनलिस्ट का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर करी, हमें बहुत अच्छा लगा। ये घंटा कैसे गुजरा हमें पता नहीं चला। और मैं सब ऑडियंस का धन्यवाद करूंगी कि आपने आके हमारे साथ बातें करी, और इनकी बातों से ऐसा लगा कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं मदरहुड और प्रोफेशनलिज्म में। मदरहुड, जैसे कि आशा जी ने कहा, वो एक आपका पार्ट एंड पार्सल है। इट इज सच अ ब्लेसिंग टू बी अ मदर। वो इतनी इनेबलिंग चीज है, और वो कहती है मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है मदर होना। सबसे ऊपर एंड आई एम श्योर दैट सो मेनी पीपल फील दिस वे। ये बहुत कॉमन फीलिंग है, और आई थिंक ये बहुत ज्यादा लोगों इस पे फोकस बहुत करते हैं मदरहुड पे। ये अंदर से हमें जस्ट वी हैव टू लिव एज मदर्स एंड जस्ट वर्क। आई मीन वी आर मदर्स एंड वी कंटिन्यू बीइंग प्रोफेशनल्स। जो आर्टिफिशियल इस पे बहुत सारा स्पॉटलाइट हुआ है और रॉन्ग नोशंस हुए हैं कि दिस इज समहाउ एन इम्पेडिमेंट टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। That is this notion, I think, has been firmly dispelled by the panelists, who are fabulous mothers, fabulous professionals. और इस पे हमें ज्यादा गौर नहीं करना है, हमें सिर्फ इंजॉय करना है मदर होना और प्रोफेशनल होना। और हम ये उम्मीद रखेंगे कि एम्प्लॉयर्स भी इतना ज्यादा इस पे नेगेटिव गौर नहीं करें। और वो जो जिन आंखों से बच्चे अपनी माओ को देखते हैं कि वो सब चीज जादुई तौर पे कर देंगे, अगर जब भी हम किसी के लिए ढूंढ रहे हैं, हम अपने लिए एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं किसी भी स्थिति में, तो हम वो बात याद रखें कि कितनी केपेबल होती हैं और वो कहते हैं कि बच्चों के दिल से और मुंह से सच्चाई निकलती है। तो ये सच्चाई को हम हमेशा अपने माइंड में रखें कि मदर्स कितनी केपेबल हैं, कितनी जिम्मेदार हैं, कितनी उदार हैं। आई मीन मैं पूरा शाम भर उनकी क्वालिटीज का वर्णन करती रहूं तो खत्म होने को आएगी नहीं शाम। तो ये जो भावना है, ये अगर हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और हर जगह ये स्प्रेड हो जाए, तो आई थिंक ये जो नंबर 26 पे जो आंकड़ा रुका हुआ है, वो बहुत जल्दी धीरे 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 ऊपर होके 50% हो जाएगा। एंड दैट इज समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। And I'm very grateful to the panelists for sharing wonderful moments from their lives with us and हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you, Anjali. Thank you, everyone. Thank you, Anjali, and thank you, everybody. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Anjali ma'am. Thank you so much. Thanks to all. Yeah.